80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। जहाँ तक अभियुक्त मयंक उर्फ अनिल, अभियुक्त संख्या 6 व प्रकाश उर्फ लालू, अभियुक्त संख्या 7 का संबंध है, उन्हें इस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उसने अजय पर हमला किया था। अभियुक्त गण एक विजय पाटिल पर उनके द्वारा किया गया आक्रमण तर्क संगत, संदेह से परे प्रमाणित हैं। उनमें से प्रत्येक ने धारदार हथियारों से विजय पाटिल के शरीर को साधारण चोटें पहुंचाई है। अतः उनमें से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत अपराध के लिए जवाबदेह माना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत उनकी दोष सिद्धि को अखंडित नहीं रखा जा सकता और उसे अपास्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144 व 147 के तहत उनकी दोष सिद्धि समाप्त की जानी चाहिए। चेंज उपरोक्त वर्णित कारणों से राजेंद्र वीरेंद्र शर्मा विचारण अभियुक्त संख्या 8 न्यायालय में द्वारा पेश फौजदारी अपील संख्या 100/1950 मंजूर की जाती है। उसकी दोष सिद्धता अपास्त की जाती है और उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से उसे दोष मुक्त किया जाता है। यदि उसे किसी अन्य अपराध में हिरासत में रखने की जरूरत न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाता है। चेंज संतोष उर्फ सोनू, रविंदर उर्फ मोनू व अनंत उर्फ अन्नू फौजदारी अपील संख्या 652/1995 में अपीलांट्स है। संतोष उर्फ सोनू व रविंदर उर्फ मोनू को दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, सपठित धारा 149 मय आजीवन कारावास की सजा पोषित रखी जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 324/149 के तहत उनकी दोष सिद्धि अपास्त की जाती है। जहाँ तक अभियुक्त अनंत उर्फ अन्नू का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144 व 147 के तहत उनकी दोष सिद्धि अपास्त की जाती है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत इस अपराध के लिए 6 माह के सश्रम कारावास को पोषित रखा जाता है। फौजदारी अपील 652/01 की आंशिक रूप में इस सीमा तक स्वीकार की जाती है। चेंज यह चरितार्थ है कि अभियुक्तगण जो क्रमशः 4 से 10 पर नामांकित है, फरार है और मामला अतः अभियुक्तगण संख्या 1, 2 व 3 के विरुद्ध पृथकतः तय किया गया था। चूंकि इस न्यायालय के समक्ष मामले पर बहस विस्तार से ही की गई है, हम इस मोड़ पर मतानुसार रंगभूमि में प्रवेश करने से पूर्व तथा कथित विरचित आरोपों को ध्यान में लाना उचित व ठीक समझते हैं। आरोपों का पाठ नियमानुसार है। चेंज प्रथमतः यह कि आप संख्या 1 मय संख्या 2
व 4 ऊपर नामजद व फरार अभियुक्त क्रम संख्या 4 से 10 तक ऊपर नामजद तथाकथित तारीख, समय व स्थान पर और उससे पूर्व में हरि कुमार पुरोहित की हत्या करने के लिए एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और उस साजिश में एकमत हुए और उस प्रसंग पर इकरारनामा के अनुसरण में आप ऊपर नामजद अभियुक्त संख्या 2 व 3 ने कथित हरि कुमार पुरोहित की हत्या पिस्तौल और रिवॉल्वर की सहायता से की एवं उसके शरीर पर गोली मारकर ऐसी क्षति पहुंचाई जो प्रकृति के सामान्य क्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और वास्तव में उसकी मृत्यु कारित हुई। और इस प्रकार से आप सभी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सपठित धारा 302 के तहत दंडनीय एक अपराध किया है और ऐसा प्रसंज्ञान में है चेंज। द्वितीयतः आप ऊपर नामजद अभियुक्त संख्या 2 व 3 ने तारीख 13/10/1950 करीबन 8:20 पर लालचंद के बंगले के भूतल पर, जो शंकर, सुरेश तथा मोहन मुंबई से आया हुआ है, ने अपने समान उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए आप दोनों ने पिस्तौल और रिवॉल्वर की मदद से हरि कुमार पुरोहित के शरीर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिससे तथाकथित हरि कुमार पुरोहित की मौत हुई। गोली लगने के कारण हरि कुमार पुरोहित को पहुंची क्षति प्रकृति के साधारण क्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और वास्तव में उसकी मृत्यु कारित हुई। और इस तरह वैकल्पिक रूप से आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय एक अपराध किया है और जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है चेंज। तीसरे ऊपर नामजद आप संख्या 2 व 3 ने तथाकथित तारीख, समय व स्थान पर उक्त कथित अग्नि शस्त्रों को धारण किया, उन्हें संग में लिया और उक्त अग्नि शस्त्रों का प्रयोग मृतक हरि कुमार पुरोहित की हत्या कारित करने में किया और इस तरह आयुध अधिनियम की धारा 27(3) के तहत दंडनीय एक अपराध किया है और जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है चेंज। आरोप अतः स्वयं में 2 अवसरों का अभिलेखन करते हैं, जो कि प्रथम अवसर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 है और दूसरा अवसर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27(3) के अंतर्गत है। घटनाक्रम के इस बिंदु पर यद्यपि यह सुविधाजनक हो कि मृत्युदंड के सही तात्पर्य और उसके सामाजिक शाखाओं के विभाजन के उद्देश्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें, इस विषय में हम यद्यपि इस न्यायालय के एक पूर्व निर्णय को ध्यान में लेना हितकर समझते हैं, जो जय कुमार बनाम विजय कुमार के मामले में दिया गया था, जिसमें हम दोनों में एक पक्षकार श्री रामजी पुत्र दशरथ जी थे। जय कुमार के मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण पर विचार करते समय निम्न तरह से निर्दिष्ट किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 न्यायालय को हत्या के अपराधी को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दंडित करने के लिए अधिकृत करती है। कानून ने
अतः न्यायालय को अपराधी को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा देने के लिए एक विशेष अधिकार दे रखा है। स्टॉप।